आम तौर पे जब हम मानव सभ्यता की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत ही ठोस और सुरक्षित जमीन पर खड़े हैं। सभ्यता, नियम, कानून, इंसानियत, ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षा का एहसास होता है। सही कहा। लेकिन एक पल के लिए इस तस्वीर को जरा बदल कर देखते हैं। क्या हो अगर ये पूरी सभ्यता सिर्फ एक जमी हुई बर्फ की बहुत ही पतली सी परत हो? ओहो, एक ऐसी परत जिसके ठीक नीचे एक बेहद गहरा अंधकारमय और खूंखार समुद्र बह रहा हो। बिल्कुल वही। 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान जब वो बर्फ की परत चटकी और टूटी ना, तो समाज के अंदर का जो जानवर बाहर निकला, उसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। सादात हसन मंटो उन्हीं चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने उस खूंखार जानवर की आंखों में सीधा देखा। और मंटो ने सिर्फ उस जानवर को देखा ही नहीं, मतलब उन्होंने उस पूरी भयावहता को बिना किसी फिल्टर के कागज पर उकेर दिया। हाँ, अपनी कहानियों के जरिए विभाजन के उस क्रूर और स्वार्थी चेहरे को कैसे बेनकाब किया। एकदम। और इसके लिए हमने कई बेहतरीन स्रोतों को खंगाला है। हाँ, जैसे कि द पंच मैगजीन में छपे मंटो की कहानियों के अनुवाद, फेमिनिज्म इन इंडिया का विस्तृत नारीवादी विश्लेषण और मंटोस्तान फिल्म की समीक्षा। और साथ ही कुछ अकादमिक जर्नल्स के शोध पत्र भी हैं जो उस दौर के मनोविज्ञान को परखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, चूंकि हम सांप्रदायिक हिंसा, राष्ट्रवाद और इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों को पलटने जा रहे हैं, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य किसी राजनैतिक या धार्मिक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तटस्थता बहुत जरूरी है। हम सिर्फ मंटो के साहित्य और इन शोध पत्रों में दर्ज विचारों को एक निष्पक्ष नजरिए से समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, वो कोई साधारण समय नहीं था। मतलब 1947 के विभाजन के दौरान लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे और 1 करोड़ 40 लाख लोग विस्थापित हुए थे। ये आंकड़े ही अपने आप में इतने विशाल हैं कि दिमाग सुन पड़ जाता है। इतने सारे लोग बेघर हो गए, जमीनें छिन गईं। हाँ, लेकिन जब हम मंटो की बात करते हैं तो शोध पत्र एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आंतरिक निर्वासन या इंटरनल एग्जाइल। ये एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट है। मैं भी ये सोच रहा था। शारीरिक रूप से तो मंटो बॉम्बे छोड़कर लाहौर चले गए थे, लेकिन मानसिक रूप से वो एक अलग ही निर्वासन झेल रहे थे। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, आंतरिक निर्वासन का मतलब है कि इंसान जिस जगह पर रह रहा है, मानसिक और भावनात्मक रूप से वो वहां से पूरी तरह कट चुका है। मंटो का शरीर भले ही नई सीमाओं के पार चला गया था, लेकिन उनकी आत्मा कभी भी उस विभाजन से पहले वाले समाज से बाहर नहीं आ पाई। मतलब एक ऐसा समाज जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से एक साथ रह रहे थे। बिल्कुल। जब वो समाज रातों रात टूट गया तो मंटो खुद को एक अजनबी दुनिया में पाने लगे और उनकी ये मानसिक उथल पुथल उनकी कहानी टोबा टेक सिंह में बहुत गहराई से दिखाई देती है। ओहो, टोबा टेक सिंह। ये नाम आते ही पागल खाने का वो मशहूर दृश्य सामने आ जाता है। हाँ, वो पागल खाने के अंदर की बेचैनी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। अक्सर हम इस कहानी को सिर्फ एक सटायर या व्यंग्य मान लेते हैं कि देखो, बाहर के लोग अंदर के पागलों से ज्यादा पागल हो गए हैं। लेकिन क्या इस कहानी में कोई और गहरी मनोवैज्ञानिक परत भी है? बिल्कुल है, और अकादमिक शोध पत्र इसी बात पर जोर देते हैं। कहानी में बिशन सिंह नाम का एक व्यक्ति पागल खाने में है। हाँ, जब उसे ये खबर मिलती है कि अब पागल खाने के मरीजों को भी धर्म के आधार पर बांटा जाएगा, मतलब हिंदू और सिख हिंदुस्तान जाएंगे और मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक, तो वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और फिर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और नीचे उतरने से ही मना कर देता है। अब ये पेड़ पर चढ़ना कोई साधारण पागलपन नहीं है। अकादमिक दुनिया में इसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज कहा गया है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज मतलब पहचान का अचानक से एक ठोस और कठोर रूप ले लेना। एकदम सही। सदियों से लोगों की पहचान बहुत मिश्रित थी। वे किसी गांव के थे, किसी पेशे के थे, अपनी एक साझा संस्कृति के थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन विभाजन के समय सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने रातों रात ये तय कर दिया कि अब आपकी सिर्फ एक ही पहचान है, आपका धर्म। बाप रे। और उसी आधार पर तय होगा कि आप किस तरफ जाएंगे। बिशन सिंह का वो पेड़ पर चढ़ना इस नई थोपी गई पहचान के खिलाफ एक मूक विद्रोह है। इसको अगर थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो जैसे किसी ने नक्शे पे एक लकीर खींच दी, लेकिन वो लकीर सिर्फ कागज या जमीन पर नहीं खींची। बिल्कुल नहीं। वो लकीर तो इंसान के दिमाग, उसकी सदियों पुरानी साझा संस्कृति और उसकी आत्मा के बीचों बीच खींच दी गई।
बिशन सिंह का पेड़ पर बैठना एक तरह से ये पूछना है कि मैं टोबा टेक सिंह का हूं, और अगर टोबा टेक सिंह ना इधर है ना उधर, तो मैं कहाँ जाऊं? और यही मंटो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जब राष्ट्रवाद के अंधे प्रभाव में पूरा समाज एक सामूहिक सिजोफ्रेनिया का शिकार हो चुका था, जहां रातों रात पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हाँ, तो असल में विक्षिप्त कौन था? वो जो पागल खाने की सलाखों के पीछे थे, या वो जो बाहर धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर एक दूसरे को काट रहे थे? मंटो यहाँ पागलपन को समाज के सामूहिक व्यवहार के एक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब इंसान अपनी पहचान इस तरह खोता है और समाज के अंदर की ये सामूहिक विकृति बाहर आती है, तो इसे कागज पर उतारना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। मंटो को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हाँ, स्रोतों में इस बात का खास जिक्र है कि मंटो ने जब ये नंगी सच्चाई लिखी तो समाज ने उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन पर बू, खोल दो और ठंडा गोश्त जैसी कहानियों के लिए अश्लीलता फैलाने के मुकदमे चले थे। जी, उन पर कई बार अश्लीलता के आरोप लगे। मेरा एक सवाल है यहाँ, मतलब एक आम पाठक होने के नाते मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्या मंटो जानबूझकर अपने पाठकों को सदमा देना चाहते थे? शॉक वैल्यू के लिए। हाँ, क्या इतनी वीभत्स बातें लिखना वाकई समाज को सुधारने का कोई तरीका था, या ये महज एक शॉक वैल्यू के लिए था? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और मंटो के समय में भी कई आलोचकों ने यही बात कही थी। लेकिन इस शॉक वैल्यू के पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। मंटो का जो साहित्य का नजरिया था, जिसे हम उनका एस्थेटिक्स कह सकते हैं, वो सिर्फ सुंदर और मनमोहक चीजों को दिखाने तक सीमित नहीं था। अच्छा। उनका मानना था कि अगर समाज बदसूरत हो चुका है, अगर वो सड़ चुका है, तो साहित्य को भी वो बदसूरती उसी रूप में दिखानी होगी, बिना किसी पर्दादारी के। मतलब वो आईने पे पड़ी धूल को नहीं पोंछ रहे थे, वो चीख चीख कर बता रहे थे कि तुम्हारा चेहरा ही भयंकर रूप से विकृत हो चुका है। एकदम सटीक बात कही आपने। ठंडा गोश्त कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहानी का मुख्य पात्र ईश्वर सिंह है, जो एक हट्टा कट्टा आदमी है। हाँ। लेकिन अपनी प्रेमिका कुलवंत कौर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में वो पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। वो मानो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। और इसका कारण बहुत भयानक है। बहुत भयानक। जब कहानी आगे बढ़ती है तो एक काला सच सामने आता है। दंगों के पागलपन में ईश्वर सिंह ने घर में लूटपाट की और वहां एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन जब वो उस कृत्य को अंजाम देने वाला था, तो उसे एहसास हुआ कि वो लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि पहले से ही एक लाश थी। बाप रे, ये सुनकर ही सिहरन पैदा होती है। ये कहानी इतनी विचलित करने वाली है कि कोई भी आम इंसान इसे पढ़कर असहज हो जाएगा। और मंटो यही असहजता पैदा करना चाहते थे। ठंडा गोश्त यहाँ एक बहुत गहरी डबल आयरनी है। ये सिर्फ उस मृत लड़की के ठंडे शरीर को नहीं दर्शाता। तो और क्या दर्शाता है? ये दरअसल ईश्वर सिंह की मरी हुई अंतरात्मा और उसकी शारीरिक अक्षमता का प्रतीक है। जब धर्म और नफरत के नशे में इंसान इतना गिर जाता है कि वो इंसान और लाश का फर्क भूल जाए, तो इंसानियत खुद ठंडा गोश्त बन जाती है। मतलब उसका वो ठंडापन इस बात का सबूत है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक इंसानियत का आखिरी कतरा बाकी था, कि उसका शरीर अब कोई भी मानवीय प्रतिक्रिया देने में अक्षम हो गया। मुझे ये बात समझने में वाकई मुश्किल होती है। मतलब दंगे होते हैं, दुश्मन से क्रूरता की उम्मीद तो फिर भी की जा सकती है कि चलो दो अलग गुट हैं, दोनों के बीच नफरत है। हाँ, एक तरह का युद्ध चल रहा होता है। लेकिन दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब मदद का हाथ बढ़ाने वाले ही गर्दन मरोड़ दें। और मंटो की कहानी खोल दो इसी विश्वासघात को एक ऐसे चरम पर ले जाती है कि इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। खोल दो यकीनन विभाजन साहित्य की सबसे दिल दहला देने वाली रचनाओं में से एक है। ये पूरी तरह से उस धोखे पर केंद्रित है जो इंसानियत और परोपकार के नाम पर किया गया। कहानी का प्लॉट कुछ यूं है कि सिराजुद्दीन नाम का एक बूढ़ा आदमी लाहौर के एक शरणार्थी शिविर में अपनी 17 साल की बेटी सकीना को ढूंढ रहा है। दंगे और भगदड़ में वो दोनों अलग हो गए थे। हाँ, उस बूढ़े पिता को बस इतना याद है कि सकीना के दाहिने गाल पर एक बड़ा तिल है। शिविर में उसे 8 नौजवान मिलते हैं। वो खुद को रजाकार कहते हैं, मतलब समाज की सेवा करने वाले स्वयंसेवक। जी, वॉलंटियर्स। वे उस बूढ़े पिता को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसकी बेटी को ढूंढ कर लाएंगे।
और वो अपनी बात के पक्के निकलते हैं, वो उसे खोज भी लेते हैं। हाँ, वो उसे खोज लेते हैं, उसे ढांढस बनाते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं, लेकिन फिर वही रक्षक भक्षक बन जाते हैं। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वे आठों मिलकर उसी डरी सहमी लड़की का सामूहिक बलात्कार करते हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर ये मान लेते हैं कि हिंसा तो दूसरे समुदाय ने की होगी, लेकिन यहाँ तो अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही धर्म के स्वयंसेवकों ने यह हैवानियत की। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये किसी धर्म विशेष की क्रूरता थी या फिर यहाँ पूरी इंसानियत का ही पतन हो चुका था? की बात नहीं थी, ये उस मानसिकता की बात थी जो युद्ध और अराजकता के समय जन्म लेती है। अकेडमिक शोधकर्ता तरुण के सेंट ने अपने विश्लेषण में इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, परोपकार की विकृति या परवर्जन ऑफ अल्ट्रुइज्म। परोपकार की विकृति, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, जब समाज में राष्ट्रवाद और धर्म का नशा उफान पर होता है तो वो अक्सर पुरुषत्व के एक बहुत ही उग्र रूप के साथ मिल जाता है। इसे एकेडमिक भाषा में हाइपर मैस्कुलिनिटी कहते हैं। अच्छा। इन नौजवानों को लगा होगा कि वे अपनी कौम के रक्षक हैं, वे हीरो हैं, लेकिन इस असीम शक्ति और किसी भी कानून के न होने के कारण उनके अंदर का हीरो कब एक शिकारी में बदल गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये स्थिति दुश्मन की क्रूरता से भी अधिक भयानक होती है, क्योंकि दुश्मन तो शरीर पर वार करता है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो विश्वास का, इंसानी भरोसे का सबसे अंतिम और सबसे गहरा पतन था। उस लड़की ने उन पर यह सोचकर भरोसा किया होगा कि वे उसे उसके पिता के पास ले जाएंगे, लेकिन बदले में उन्होंने मानवता की हत्या कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ सकीना की कहानी नहीं है, ये उस दौर की उन अनगिनत महिलाओं की कहानी है जिनके शरीरों को रातों रात एक युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया गया था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारे पास जो स्रोत हैं, विशेष रूप से मानव शास्त्री वीणा दास का अध्ययन, वो इस बात पर बहुत गहराई से रोशनी डालता है कि महिलाओं के साथ हुई ये हिंसा कोई बेतरतीब या अनियोजित घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अचानक उपजा कोई अपराध नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमेशा से औरतों के शरीर को सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मान का प्रतीक मान लिया गया है। मतलब इज्जत का प्रतीक। हाँ, पितृसत्तात्मक समाज ने यह तय कर दिया कि एक समुदाय की इज्जत उसकी औरतों में बसती है, और विभाजन के दौरान इसी धारणा का इस्तेमाल जातीय सफाई या एथनिक क्लेंजिंग के एक बहुत ही सुविचारित हथियार के रूप में किया गया। हथियार के रूप में मतलब वे सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वे एक पूरी मनोवैज्ञानिक जंग लड़ रहे थे। जी हाँ, मकसद ये था कि दूसरे धर्म की औरतों का अपहरण करो, उनका बलात्कार करो, उन्हें अपवित्र कर दो। इसके पीछे की गणित ये थी कि अगर आप किसी समुदाय की औरतों को दूषित कर देते हैं तो उनकी आने वाली नस्लें और वो पूरा समुदाय मानसिक रूप से हार जाएगा। ये तो बहुत ही सोची समझी क्रूरता है। ये उस दूसरे समुदाय को हमेशा के लिए अपमानित करने और उनका मनोबल तोड़ने का एक व्यवस्थित तरीका था। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो महिलाएं इस भयानक हिंसा को झेलकर किसी तरह जिंदा बच भी जाती थीं, उनके लिए भी कोई राहत नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि जब इन अपहृत महिलाओं को वापस लाया जाता तो समाज और यहाँ तक कि उनका अपना सगा परिवार भी उन्हें अपनाने से इनकार कर देता था। और इसी स्थिति को समझने के लिए अकादमिक दुनिया में एक शब्द है, सोशल डेथ या सामाजिक मृत्यु। परिवार वाले ये मानते थे कि चूंकि महिला का शरीर अब अपवित्र हो चुका है, इसलिए अब वो उनके घर और उनके सम्मान के लायक नहीं रही। जैसे अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर का उदाहरण हमारे स्रोतों में दिया गया है। बिल्कुल, पिंजर में भी यही दर्द है। उसमें यही दिखाया गया है कि जब अपहरण लड़की को वापस लाया जाता है तो उसके माता पिता उसे घर में रखने से साफ मना कर देते हैं। सोचिए, वो इंसान सांस ले रहा है, जिंदा है, लेकिन समाज की नजरों में उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो एक चलती फिरती लाश बन जाती है। और मंटो ने खोलदो के अंत में इसी सड़े हुए पितृसत्तात्मक सम्मान की धज्जियां उड़ा दी हैं। हाँ, इस कहानी का अंत इतना झकझोर देने वाला है कि इसे पढ़ना किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए आसान नहीं है। अंत का वो अस्पताल वाला दृश्य। जी, जब कई दिनों की दरिंदगी झेलने के बाद सकीना एक अस्पताल में अर्धचेतन, लगभग मृत अवस्था में स्ट्रेचर पर लाई जाती है तो सिराजुद्दीन उसे पहचान लेता है। डॉक्टर कमरे में आता है, नब्ज चेक करता है और बाहर की हवा अंदर आने के लिए कहता है, खिड़की खोल दो। और तभी जो होता है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो अर्धचेतन लड़की जिसके होशो आवाज पूरी तरह जा चुके हैं, डॉक्टर के मुंह से खोल दो शब्द सुनकर अपने मृत प्राय हाथों से अपनी सलवार का नाड़ा खोल देती है और उसे नीचे सरका देती है। ये सुनते ही एक सन्नाटा छा जाता है।
ये कोई सचेत निर्णय नहीं था, ये एक यांत्रिक प्रतिक्रिया बन चुकी थी। एक मैकेनिकल कंप्लायंस। हाँ, ये उस गहरे ट्रॉमा को दर्शाता है जहाँ एक इंसान इतना टूट चुका है, उसे इस कदर जानवरों की तरह इस्तेमाल किया गया है कि दर्द और यौन हिंसा उसकी शारीरिक स्मृति, उसकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन गए हैं। उसे लगता है कि खोल दो का मतलब फिर से उसी यातना के सामने समर्पण करना है। ये दृश्य जितनी क्रूरता दिखाता है, उससे कहीं अधिक यह समाज की उस मानसिकता पर एक तमाचा है जो सम्मान को औरत के शरीर से जोड़ती है। बिल्कुल। लेकिन मंटो का असली विद्रोह इस भयावह दृश्य के ठीक बाद आता है। जब सकीना ये हरकत करती है तो उस दौर के किसी भी आम पिता से क्या उम्मीद की जाती? यही कि वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हाँ, अपनी लुट चुकी इज्जत पर रोएगा या शायद लड़की को त्याग देगा। लेकिन सिराजुद्दीन का रिएक्शन क्या था? वो खुशी से चिल्लाता है, वो जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। ये बहुत शक्तिशाली क्षण है। ये मंटो का उस झूठे सम्मान के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार है। मंटो ये स्थापित करते हैं कि इस झूठे पितृसत्तात्मक सम्मान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जीवित रहना। हाँ, एक पिता के लिए उसकी बेटी का जिंदा बचना ही सबसे बड़ी बात है, चाहे दुनिया की नजर में उसकी देह के साथ कुछ भी हुआ हो। मंटो ने यहाँ सर्वाइवल का जश्न मनाया है, सम्मान का नहीं। और अगर हम इस पूरे परिदृश्य को और भी बड़े कैनवस पर देखें तो मंटो ने उन इतिहास के पन्नों को आवाज दी जिन्हें मुख्यधारा का इतिहास अक्सर पूरी तरह भुला देता है। वो कैसे? फेमिनिज्म इन इंडिया के लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि विभाजन का जो इतिहास आज किताबों में दर्ज है, उसमें ज्यादातर उच्च वर्ग या उच्च जाति की महिलाओं की कहानियों को ही जगह मिली है। समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की बात कौन करता है? हाँ, जो लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनकी कहानियां तो कभी दर्ज ही नहीं होती। लेकिन मंटो की खासियत ही यही थी कि उन्होंने समाज के उस तबके को अपनी कहानियों का नायक बनाया जिसे तथाकथित सभ्य समाज देखना भी पसंद नहीं करता। अच्छा। जैसे उनकी वो कहानियां हद तक और खुशियां। बिल्कुल। उन्होंने हद तक और खुशियां जैसी कहानियों में वेश्याओं, दलालों और समाज के तिरस्कृत लोगों की भावनाओं का मानवीकरण किया, उन्हें इंसान का दर्जा दिया। मतलब मंटो की नजर में कोई इंसान सिर्फ इसलिए बुरा नहीं हो जाता क्योंकि वो वेश्यावृत्ति करता है या हाशिए पर है। एकदम सही। और कोई इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं हो जाता क्योंकि वो किसी ऊंचे ओहदे पर बैठा है या धर्म का ठेकेदार है। उन्होंने इंसानियत को उसके सबसे नग्न, सबसे असली और बिना किसी मेकअप वाले रूप में देखा। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो आज 1947 के इतने दशकों बाद हम इस विश्लेषण से क्या सीख सकते हैं? सुनने वालों के लिए मंटो की इन कहानियों की आज के दौर में क्या प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता बहुत गहरी है। मंटो की कहानियां केवल अतीत का कोई बंद दस्तावेज नहीं है जिसे पुस्तकालय में रख दिया जाए। तो वे क्या हैं? वे एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वे हमें ये बताती हैं कि जब समाज को धर्म, जाति या राष्ट्रवाद के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो मानवता और करुणा है। बिल्कुल। आज के दौर में जब हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ है और समाज में ध्रुवीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग को जिंदा रखना कितना आवश्यक है। हाँ, वरना हम भी उसी नफरत का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम आंखें बंद करके सिर्फ नफरत की लहर में बह जाएंगे तो हमारे अंदर का इंसान भी उसी तरह मर जाएगा जैसे ठंडा गोश्त के ईश्वर सिंह का मर गया था। एकदम सही बात है। मंटो ने केवल विभाजन के दर्द को ही कागज पर नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने इंसान के भीतर छिपे उस जानवर की गर्दन पकड़कर उसे रोशनी में खड़ा कर दिया, जिसे हम अक्सर बहुत चालाकी से राष्ट्रवाद, धर्म या सम्मान के भारी भरकम शब्दों के पीछे छुपा ले जाते हैं। उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उस आईने में देखें। हाँ, चाहे उसमें दिखने वाला हमारा अपना अक्स कितना भी डरावना क्यों ना हो। और शायद यही एक महान लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो आपको सुकून नहीं देता, वो बेचैन कर देता है। वो ऐसे सवाल खड़े करता है जिनसे भागा नहीं जा सकता। इस गहरी चर्चा को विराम देते हुए स्रोतों में मौजूद एक बहुत ही नए और अलग विचार पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, जो बहुत कम डिस्कस होता है। शोधकर्ता सलमान रुश्दी और सारा ग्रेवाल हकीम ने खोल दो के उस आखिरी दृश्य जहां सकीना अचेतन अवस्था में नाड़ा खोलती है, उसका एक बहुत ही अलग विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि मंटो यहाँ केवल यथार्थवाद या रियलिज्म नहीं लिख रहे थे, बल्कि ये जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म का एक रूप है। ओहो, ये नजरिया इस घटना की क्रूरता को सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक
और पारलौकिक आयाम दे देता है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो पूरी चर्चा को एक झकझोर देने वाले मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, क्या चरम आघात या एक्सट्रीम ट्रॉमा इंसान को जीवित रहते हुए भी एक ऐसी ज़ॉम्बी जैसी स्थिति में धकेल देता है, जहां उसकी अपनी इच्छा शक्ति, उसका अपना वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है? ये बहुत ही डरावना सच है। और अगर ऐसा है, तो क्या एक समाज के रूप में आज हम उस सामूहिक सामाजिक मृत्यु से पूरी तरह बाहर आ पाए हैं, या फिर आज भी वो ट्रॉमा, वो विभाजन का दर्द हमारे समाज के किसी बहुत गहरे हिस्से में एक यांत्रिक प्रतिक्रिया की तरह दर्ज है, जो मौका मिलते ही फिर से उभर आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती की तरह खड़ा है।